ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। और जैसे कि आप सभी जानते हैं बेटा, आप सबकी क्लास 8 की जो क्लास 8 का चैप्टर चल रहा था, जिस चैप्टर का नाम था फ्रिक्शन, चैप्टर 12, द चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन के बारे में हमने पार्ट 1 में ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि फ्रिक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन का एडवांटेज, उसके फायदे क्या होते हैं फ्रिक्शन के, और डिसएडवांटेज क्या होता है। पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। अगर हम एडवांटेज की ओर चलें कि फ्रिक्शन का फायदा क्या होता है, फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, अगर इस ओर हम देखें तो देखिए, बिना फ्रिक्शन के आप सस्टेन करना मुश्किल है। अगर आप किसी रोड पे चल पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसके फायदे कुछ हद तक बताए थे, अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप किसी सरफेस पे चल पाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड पे लिख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो कोई भी चीज अपनी जगह पर स्टेबल है, स्टेशनरी है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वो किस तरीके से, मैंने क्या बताया था आप सभी को, फ्रिक्शन वो प्रोसेस होता है जो एक चीज को एक दूसरे से इंटरलॉक करता है, उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। फ्रिक्शन यानी कि आपके एवरी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में इंटरलॉक होते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आते हैं, बट उसमें रफनेस मौजूद होती है। अब क्या है, फ्रिक्शन की वजह से आप चल कैसे पा रहे हैं, पहले इस टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं चल पा रही हूँ इस सरफेस पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, मैंने ये कहा, तो मैं ऐसे क्यों चल पा रही हूँ। हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को ओवरटेक करते हैं और फ्रिक्शन हमें फीडबैक देता है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि मैंने सपोज कीजिए आप केले का छिलका है, तो केले के छिलके पे आप चलोगे तो जाहिर सी बात है आप फिसलेंगे। ठीक है, या आप देखिए पॉलिश सरफेस जो होता है या ज्यादा चिकना सरफेस होता है, वहां पे आप आसानी से फिसल जाते हैं ना। मैंने फ्रिक्शन का क्या बताया था कि स्मूथनेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है। अगर जहां सरफेस में पॉलिश है या सरफेस ज्यादा ही चिकनी है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। और हम जिस सरफेस पे चलते हैं ऑलमोस्ट सरफेस पे फ्रिक्शन की मौजूदगी होती है, इस वजह से हम उस पर चल पाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी फ्रिक्शन पे किसी सरफेस पे चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसलते रहेंगे। मैंने सड़क का भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पे सड़क के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जो आपकी सड़क के टायर्स होती है उसमें ग्रूव्स मौजूद होती है, खांचे होते हैं ना टायर्स में। अब वो खांचे टायर्स में क्यों बनाए जाते हैं, टायर को प्लेन भी तो बनाया जा सकता है। जो आपके टायर होते हैं, पहिए होते हैं गाड़ी के, चाहे बाइक के लीजिए, कोई से भी, उसमें ग्रूव्स मौजूद होते हैं, खांचे बने होते हैं। अब वो खांचे क्या काम करते हैं, चलिए खांचे की बात करिए तो शूज की भी बात लेते हैं हम। शूज देखा है आपने सभी बच्चों ने कि शूज के अंदर भी, जो आप स्पोर्ट्स शूज वगैरह लेने जाते हैं, जो एथलीट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनमें अच्छी खासी ग्रूव्स बनी होती है, खांचे बने होते हैं शूज में। ऐसा क्यों करते हैं, तो खांचे बनाने का मेन पर्पस होता है कि उसमें सरफेस को इंक्रीज करना। अभी हम देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कई जगह पर हमें सरफेस की इंक्रीजमेंट की जरूरत होती है, ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होती है। अगर फ्रिक्शन कई जगह पर जीरो होगा या स्मूथ होगा तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट होंगे, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक ये भी एग्जांपल दिया था। सपोज कीजिए कि टायर की जगह हमने उस टायर को बिल्कुल प्लेन कर दिया, मतलब उसमें जो ग्रूव्स बने हैं वो उसके अंदर नहीं है, खांचे नहीं है, टायर हो गया प्लेन। टायर कैसे हो गया, बिल्कुल प्लेन। और जो सरफेस है यानी कि जो सड़क है, सड़क में क्या लग गई, सड़क की जगह टाइल्स लगा दी। टाइल्स पता है ना कितनी स्मूथ होती है, तो क्या होगा, तो दोनों जगह, मतलब टायर में भी क्या है, स्मूथनेस मौजूद है क्योंकि उसमें ग्रूव्स नहीं है, और जो सरफेस जिस पे ऊपर वो टायर चल रहा है उसमें भी स्मूथनेस मौजूद है, वो भी चिकना है। तो दोनों चिकनाहट अगर रहेगी और गाड़ी ऐसी जगह पर चलेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। यही आप डेली लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में इसी एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं और बिल्कुल चिकना सरफेस है तो आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। बोलते हैं ना कि वेट सरफेस पे चलना नहीं चाहिए, जैसे मम्मी ने अगर पोछा लगाया है, ठीक है, वेट है सरफेस, गीली सरफेस है, तो आप उस पर ना चलें वरना फिसल जाएंगे। ध्यान से देख के चलें, केले के छिलके पे ना चलें। तो ऐसी जगह पे फिसलते क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, स्मूथनेस है, और स्मूथनेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है या फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन क्या है, वहां पे कम फ्रिक्शन है।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि कई जगह पर हमें फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन कई जगह पर नहीं होगा तो मोस्टली वे में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि कई जगह पे हमें फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और फ्रिक्शन ज़रूरी भी होता है। अगर उस जगह पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे या कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें फ्रिक्शन की कई जगह पर ज़रूरत होती है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए, फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए। तो हमें फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वे ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन, वो तरीके जिससे फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके होते हैं। बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना। फ्रिक्शन को बढ़ाना यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं है, बट आप ये समझ सकते हो बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे रफनेस ऑफ सरफेस होगा। सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप सभी के लिए, रफनेस ऑफ सरफेस। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं सरफेस ज्यादा उधर चला गया, इसको आप लिख लेना बेटा, ठीक है। रफनेस ऑफ सरफेस होगा, यहाँ मैंने पूरा लिखा नहीं है। तो आपको फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा। रफ कैसे बनाएंगे, रफ जैसे सड़क है वो मैंने आपको बताइए कैसी होती है, रफ होती है। कई जगह पर सरफेस को रफ बनाना पड़ता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, सॉरी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन को हमें अधिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रफनेस बढ़ानी पड़ेगी वहां पर। अगर चिकनाहट होगी तो एक्सीडेंट होंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सरफेस को रफनेस करके, सरफेस को ऊबड़ खाबड़ बना के, रफ बना के हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की मास बढ़ने से सरफेस फ्रिक्शन कैसे बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि अगर किसी चीज का भार बढ़ रहा है तो सरफेस पर फ्रिक्शन कैसे बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हमें वेट बढ़ाने की क्या जरूरत है। तो देखो, यहाँ सपोज कीजिए ये सरफेस आपका चिकना है, ठीक है, चिकना सरफेस है, स्मूथ है, बट यहाँ पे मैंने हल्की छोटी सी बॉल मारी तो बॉल क्या होगी, या आपने हल्की चीज है, माचिस का डिब्बा होता है ना, माचिस का डिब्बा आपने रखा और उसको इस तरीके से उसको पुश किया, माचिस मैच बॉक्स, तो क्या होगा, मैच बॉक्स बहुत दूर तक चले जाएगा बड़े आसान से। क्यों, क्योंकि वो तो हल्का है। क्या है, वो हल्का है। फिर हमने मैच बॉक्स की जगह हमने यहाँ पे डिक्शनरी रख दी, डिक्शनरी रख दी। अब डिक्शनरी को मैं जो करूंगी, पुश करूंगी तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम जाएगा। क्यों जाएगा, दूर तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका वेट है। यहाँ पे वेट की बात हो रही है, वेट बढ़ने से फ्रिक्शन को ज्यादा किया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्शनरी की जगह मैंने क्या रख दी, यहाँ पे एक कुर्सी या टेबल रख दी बड़ी सी, ठीक है। कुर्सी बड़ी, टेबल लास्ट हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो बड़ी कुर्सी को मैंने जब इसको पुश किया तो यहाँ की जगह कहाँ तक गया, सिर्फ यहाँ तक गया, सिर्फ यहाँ तक गया वो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी हम ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा देते हैं तो फ्रिक्शन अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये दो तरीके आपके होते हैं, एक तो सरफेस को रफ बना ले, या तो फिर आप क्या कर ले, मास को यानी कि जो वजन होता है उसको बढ़ा दें तो सरफेस का क्या बढ़ जाएगा, उसका रफनेस बढ़ जाएगा, या आप बोल सकते हो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो फ्रिक्शन की बात हो रही है सिर्फ एक सरफेस से इंटर रिलेटेड नहीं होता, ये दोनों सरफेस से होता है, दोनों सरफेस से इंटर रिलेटेड होता है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ का सरफेस भी देखिए, ये सरफेस भी चिकना है, ये भी स्मूथ है, ये सरफेस भी कैसा है, स्मूथ है, और ये भी सरफेस, यहाँ पे मैंने XYZ कुछ भी रखा है, डिक्शनरी रखा है, या आप ये ले सकते हो पहिया ही रखा है, तो ये भी स्मूथ है। तो दोनों ही अगर स्मूथ होंगे तो ये ज्यादा, इसका फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा, ठीक है। दोनों सरफेस के फ्रिक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सरफेस का फ्रिक्शन होगा तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना दोनों सरफेस का फ्रिक्शन आपस में इंटर रिलेटेड करके उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो ये वाला कंटेंट तो आपका कंप्लीट हो गया। आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन के एडवांटेज बहुत होते हैं और बहुत कई हद तक फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना फ्रिक्शन के कोई भी चीज स्टेबल नहीं होगी, सब तैरती रह जाएंगी, फ्लो होती रह जाएंगी, क्योंकि चिकनाहट ही रह जाएगी सारी जगह पर। चिकनाहट के वजह से क्या होगा, कोई चीज स्टेबल नहीं हो पाएगी एक जगह पर। ओके, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं,
क्या उसके नुकसान होते हैं। तो देखिए, कभी भी कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, मतलब फ्रिक्शन कभी कभी क्या करता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी भी करता है। इसको ध्यान रखना, ये आपकी बुक में भी इन्वॉल्व है लाइन। वेस्ट ऑफ एनर्जी कैसे करता है, देखिए फ्रिक्शन के वजह से चीजें मूवेबल हो पाती है, मोशन में आ पाती है या स्टेबल हो पाती है। तो क्लियर है। अब क्या है, आप एक मशीन का एग्जांपल लें कि आपकी सिलाई मशीन है, या आप बोलें कि आप एक तरह से ले सकते हो, कोई भी दूसरा एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, या आप बोल सकते हो, या आप जैसे कि आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है। तो ये सब एग्जांपल जब आप कंटिन्यू इसको चलाते हैं तो आप देखते हैं इसमें से हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, हीट रिलीज होती है ना। जैसे आपने मिक्सर ग्राइंडर है, उसको आपने 5 मिनट 10 मिनट चलाया, तो आप उसके जार को टच करेंगे ना, या मशीन को टच करेंगे, वो हीट हो जाएगी। तो कभी कभी ओवर फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, इससे हीट जनरेट होती है। ठीक है। अब और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका मैं डिसएडवांटेज बता रही हूँ कि इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। अब कई जगह पे क्या होगा, देखो फ्रिक्शन ज्यादा होने से नुकसान क्या होगा, हम 2 एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजी वे में समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपने दोनों सरफेस लिए, ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ है, कैसा है, स्मूथ सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है, रफ है। कैसा सरफेस है, ये रफ सरफेस है। ध्यान रखना, ये स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, और ये थोड़ा सा रफ है। अब क्या है, एक इंसान इस सरफेस से डेली चलता है, डेली सरफेस से जाता है, और उसने शूज पहने बिल्कुल नए शूज पहन रखे हैं, और एक दूसरा इंसान इस सरफेस पे जाता है, इसने भी नए शूज पहने हैं, नए जूते पहने। अब डेली इस सरफेस पे जाता है, इसको 1 मंथ हो गए जाते हुए, और ये भी डेली इस सरफेस पे जाता है, इसको भी 1 मंथ हो गए। तो किसके जूते जल्दी घस जाएंगे, नीचे से किसके जूते जल्दी खराब हो जाएंगे, इस वाले इंसान के जूते। जब हम रेगुलरली रफ सरफेस का यूज करते हैं, मतलब मैं ये वाले रफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो हमारे लिए सूटेबल है, जो जिस सरफेस में इस वक्त हैं, आपके घर के टाइल्स, या आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, दैट इज सूटेबल टू अस। बट मैं ऐसे सरफेस की बात करूँ जहाँ पे ज्यादा रफनेस मौजूद है, तो यहाँ पर स्मूथनेस है, और इतनी भी ज्यादा स्मूथनेस नहीं है, जैसे आपको अवेलेबल होती है वैसी स्मूथनेस है, तो इसके जूते जल्दी खराब नहीं होंगे। बट ऐसे रफ, रेगुलरली एक्सट्रीमली रफ सरफेस पे जाने से आपके शूज जल्दी फट जाएंगे। ठीक है। तो हीट ऑफ या वेस्ट ऑफ एनर्जी की वजह से, या ज्यादा सरफेस रफ होने की वजह से आपको ये डिसएडवांटेज जो है वो अपने डेली लाइफ में देखने मिल सकते हैं। ठीक है। ये आपका डिसएडवांटेज की और टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। कई जगह पर हमें रफनेस की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ कहाँ नहीं होती है, जैसे कि सिलाई मशीन है, वहां पे अगर फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण आ जाएगा, तो सिलाई मशीन तो चल ही नहीं पाएगी। इसलिए आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी क्या डालती है, उसमें ऑयल डालती है। सिलाई मशीन अगर आपके घरों पे है तो आपने देखा है कि टाइम पे सिलाई मशीन करते हुए ऑयल डाला जाता है, ताकि उसकी स्मूथनेस बनी रहे। हमें वहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे जरूरत है स्मूथनेस की जरूरत है। तो कई जगह पे फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होती, और ज्यादातर जगह पे फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। टू बी वेरी क्लियर, ध्यान रखना है चीज। अब मैंने ये तो समझा दिया आपको डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करें कि हमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्या लिखा है, वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या चीजें करें, हम ऐसा क्या करें कि फ्रिक्शन कम हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले यूजिंग व्हील बॉल बियरिंग। अब देखिए, बॉल बियरिंग मैंने पहले भी समझाया था आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में, बट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है। ध्यान रखना कि सबसे पहले रोलिंग जो चीज होती है, यानी कि गोलाकार जो चीजें होती है, उससे फ्रिक्शन कम होता है, अब ये आप कभी आप सभी ने सोचा है कि हमारे जो गाड़ी होती है, पहिए होते हैं, रेलगाड़ी भी लो, आप कोई भी लो, प्लेन लीजिए, आप बैलगाड़ी लीजिए, कोई भी गाड़ी लो, तो उसके पहिए स्क्वायर या इस तरीके से क्यों नहीं है, ऐसा पहिया क्यों नहीं है? ऐसा भी तो पहिया बन सकता था। उसका हमेशा पहिया, हर किसी का पहिया गोल क्यों होता है? क्योंकि हमें कई जगह पर फ्रिक्शन को ओवरटेक करना होता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। देखिए, ये मैंने 2 सरफेस लिए हैं, दोनों सेम टाइप ऑफ सरफेस है। मैं इसको पुश करूंगी तो ये कितना जाएगा, ये सिर्फ इतना आगे जाएगा, है ना। मैं इसको पुश करूंगी, अगर मैंने पहिए को ढकेला तो ये इतना आगे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो
बॉल होती है यानी कि जो रोलिंग वाली चीजें होती है वो फ्रिक्शन को ओवरटेक करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। हमें क्या है, हमें जाना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए हम ये तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, हम क्या करेंगे, गोलाकार। तो रोलिंग की चीजें जितनी होती है वो फ्रिक्शन को ओवरटेक करती है, फ्रिक्शन को कम करती है, या आप बोल सकते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इसलिए हम रोल वाली चीजें, गोलाकार वाली चीजों का इस्तेमाल अधिकतर यातायात के साधन में करते हैं। अधिकतर क्या, पूरी तरीके से यातायात के साधन में गोलाकार चीजों को करते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ गया, व्हील भी आ गया, पहिया भी आ गया, बॉल एंड बेयरिंग भी आ गया। बॉल एंड बेयरिंग का इस्तेमाल मशीनरी तकनीकों में करा जाता है। आपने कभी भी एड वगैरह देखी होगी बाइक की, तो उसमें अंदर के ऐसे ऐसे गोल गोल से इंजन वगैरह जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो उसमें बॉल एंड बेयरिंग में भी इस मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन को ओवरटेक यानी कि रिड्यूस करना होता है। आई होप इट्स क्लियर। बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग क्या है, अब देखिए आपकी गाड़ी या कोई भी मशीन, आप XYZ कोई भी मशीन लें तो वो फ्रिक्शन कम मांगती है, कि हमें फ्रिक्शन कम चाहिए। अगर किसी भी इंजन में सपोज कीजिए रफनेस आ गई, फ्रिक्शन आ गई, तो इंजन तो रुक जाएगा, इंजन रुक जाएगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी मम्मी जब सिलाई मशीन चलाती है उस दौरान वो क्या करती हैं, वो सिलाई मशीन में ऑयलिंग करती है, तेल डालती हैं, ताकि क्यों डालती, क्योंकि उसमें स्मूथनेस बना रहे। तो हमें कई जगह पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, तो बाय द ग्रीस, बाय द ऑयलिंग हम उसको फ्रिक्शन को कम करते हैं और उस सरफेस को, जो भी सरफेस होगा उसको स्मूथ बनाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, आपको लग रहा है सिर्फ इसी सरफेस में फ्रिक्शन होता है, नहीं, फ्लूइड सरफेस पे, तैराव सरफेस पे भी फ्रिक्शन की मौजूदगी होती है। तैराव सरफेस का मतलब क्या है, देखिए पानी के अंदर भी फ्रिक्शन होता है और उसको भी पानी के बहाव को ओवरटेक करना होता है, हवा में भी फ्रिक्शन होता है। देखिए कई टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत ही तेज आंधी आ रही है आपकी तरफ और आपको घर की ओर जाना है, आपका घर सामने है, तो इतना हवा हम पे हावी हो जाती है कि हम अपने 2 कदम आगे की ओर नहीं ले पाते, क्योंकि वो बहुत तेजी से हवा हम पे आ रही होती है। कभी तो सिचुएशन हैंडल करी होगी है, कभी तो देखा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही नहीं होता, हवा में और पानी में भी फ्रिक्शन होता है। इसलिए तो हमें नाव चलाने के लिए चप्पू को ऐसे ऐसे बिल्कुल जो है उसको जोर से पुश करते हुए ओवरटेक करना होता है पानी की बहाव को, ताकि पानी का बहाव पीछे की ओर हम करें और हम आगे की ओर बढ़ सकें। डेली लाइफ में हम यही करते हैं, नाव जैसे चल रही है ना, नाव कैसे चलती है, हम पानी के बहाव को पीछे की ओर खींचते हैं और हम खुद आगे की ओर जाते हैं। तो यही डे टू डे लाइफ में आपका डेली होता है। अगर आप चल रहे हो ना तो फ्रिक्शन को ओवरटेक करते हुए चलते हैं आप सभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी मौजूद होता है जो कि हवा और पानी में होता है। इसको ओवरटेक करने के लिए हम सरफेस को मोस्टली नुकीला बनाते हैं, तीर के तरीके से बनाते हैं। कैसे, जैसे कि अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने मोस्टली देखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लेन का शेप ऐसा क्यों होता है, एक बोट का शेप ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? बोट कहाँ है, पानी में है, प्लेन कहाँ है, आसमान में। तो इन दोनों का शेप इस तरीके का क्यों होता है, नुकीला जैसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओवरटेक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शेप जो है उसका वो स्टिमुलाई बनाता है, एक इस प्रकार का बनाता है कि उसको ओवरटेक कर सकें। और इसको, ये जो प्लेन है ना बेटा, आपको सुन के तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्लेन की जो बनावट है वो चिड़िया और पक्षी को देखते हुए बनाई गई है। क्योंकि पक्षी क्या करता है, हवा में तैरता है, हवा में उड़ता है और वो हवा को ओवरटेक करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो उसी की बनावट के हिसाब से प्लेन की बनावट रेडी की गई है। तो इसके साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अटेंडेंस लगाना ना भूलें।